हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत आसान शब्दों में और बहुत सीधे तरीके से ये समझेंगे कि जीएसटी के अंदर जो दो स्कीम्स होती हैं, एक रेगुलर और एक कॉम्पोजिशन, उनमें फर्क क्या है और कौन सी स्कीम किसके लिए सूटेबल है, कौन सी स्कीम के अंदर कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान, सब कुछ हम दोनों ही स्कीम का आज यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए दोनों के नाम लिख देता हूं कि जीएसटी की जो दो स्कीम्स हैं, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। यहां पर हम लिखते हैं रेगुलर और यहां पर हम लिखते हैं कंपोजिशन। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा और यकीन मानिए थोड़ा सा ही समय लगेगा, ज्यादा नहीं, और आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम में सबसे पहले हम रेगुलर की बात करते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है, एक आम व्यापारी की अगर हम बात करें, एक आम सिनेरियो की बात करें, तो ये होता है सब जगह। क्या होता है सब जगह? भाई, आपने बहुत सारा सेल किया पूरे महीने। जो भी आपने सेल किया, उस सेल के ऊपर आपने कस्टमर से जीएसटी भी कलेक्ट करी होगी। यानी आपने 100 रुपए का अगर पूरे महीने सामान बेचा और कस्टमर से आपने 100 की जगह 118 लिए, क्योंकि 100 रुपए तो आपके हैं जो आपने कमाने थे, ये आपका रेवेन्यू है। और 100 के ऊपर सरकारी आदेश की वजह से आपने 18 रुपए और लिए, यानी आपने टोटल 118 रुपए कलेक्ट करे कस्टमर से। तो सेल के ऊपर जो टैक्स आपने कैलकुलेट करके कस्टमर से वसूला, यानी जो सेल के ऊपर लगने वाली जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट करी, उस सेल्स टैक्स को आप क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटी के रूप में अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप सरकार को जमा करते हैं। सिंपल। आप एक व्यापारी हैं, आप गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं, तो आप 100 रुपए का सामान 118, 112, 105, यानी 100 के ऊपर जो भी चार्ज हुआ वो जीएसटी है। अब अगर उदाहरण के लिए 118 रुपए आपने ग्राहक से लिए, तो जो 100 रुपए आपने चार्ज करे वो तो आपके अपने हैं, उन गुड्स और सर्विसेज की कीमत जो आपने उसे बेची। ऊपर से फॉर एग्जाम्पल 18 रुपए जो आपने लिए वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी है जो आपने ग्राहक से ली, और वो 18 रुपए आपने जमा करके आने हैं सरकारी ऑफिस में, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो ये सेल वाला टैक्स हो गया जो आपकी लाइबिलिटी है। ये बात आप समझ गए। लेकिन जब आप ये लाइबिलिटी सरकार के पास जमा करने जाते हैं, तो सरकार आपसे ये कहती है कि बेटा, तू ये लाइबिलिटी जब मेरे पास जमा करा रहा है तो ये पूरे पैसे मुझे मत दे, इसमें से वो पैसे माइनस कर ले जो तूने परचेस के वक्त जीएसटी के नाम पे किए थे। यानी ये 100 रुपए का माल जो अभी हमने 118 में बेचा, 18 रुपए का जो जीएसटी ऐड करके हमने माल बेचा, ये कहीं से खरीदा तो होगा ना? खरीदा नहीं होगा, हमने बनाया होगा, तो उसके रॉ मटेरियल्स, उसके कुछ और सामान हमने खरीदा होगा, कोई फर्नीचर, पंखा, बिजली, टीवी, ऐसी कुछ तो खरीदा होगा। तो जो भी हमने खरीदा वो वाला टैक्स हम क्या कर लेते हैं, माइनस। परचेज वाला जो टैक्स हमने पे किया परचेज के समय, वो हम कर लेते हैं माइनस। तो जो परचेज वाला टैक्स है वो एक प्रकार से हमारी एसेट हो गई, और इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो जो बचता है उसको हम कहते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी। बहुत ध्यान से इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सिंपल है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ज्यादातर जगह यही होता है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करता हूं। ये जो आप पहला लाइन देख रहे हैं, सेल टैक्स, इसको बोलते हैं दोस्तों आउटपुट टैक्स। और जो परचेज वाला टैक्स हमने माइनस कर लिया उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। अब इस इनपुट टैक्स ने हमारा फायदा करवाया ना। सोचिए, 18 रुपए हमने कस्टमर से वसूल करे थे, लेकिन 18 रुपए पूरे हमने सरकार को जमा नहीं करे। सपोज करिए कि जो हमने परचेज करी थी उस पर हमने 5 रुपए का टैक्स पे किया था, तो 18 रुपए में से 5 रुपए हमने माइनस कर लिया और बचे हुए 13 ही रुपए केवल सरकार के पास गए। तो फायदा हुआ ना हमें। इसलिए इस परचेज टैक्स को, इसलिए इस इनपुट टैक्स को एसेट भी कह सकते हैं, बेनिफिट भी कह सकते हैं, और क्रेडिट भी कह सकते हैं। क्रेडिट मतलब उधार नहीं, क्रेडिट मतलब फायदा। इनपुट टैक्स क्रेडिट। माफ कीजिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूरी जीएसटी पढ़ाने आ गया, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको कंपोजिशन और रेगुलर में फर्क बताने ही आया हूं मैं। तो सेल वाला जो टैक्स है,
प्लीज याद रखिएगा कि ये आपकी लाइबिलिटी है। ग्राहक से 18 रुपए जो आपने जीएसटी के नाम पे वसूले वो अपनी जेब में नहीं रखने हैं। सरकार आपके हंसी को खा जाएगी अगर ये 18 रुपए आपने सरकार को पास जमा नहीं करे। और इस 18 के जने कितने जीरो लगाकर सरकार आपसे वसूल लेगी अगर ये सरकार के पास जमा नहीं हुए। तो इसलिए जमा तो करने ही थे, तो जब जमा करने थे तो ये लाइबिलिटी हुई, एसेट तो नहीं हो सकती। अब इस 18 रुपए को जब हमने जमा करना था तो सरकार ने हमें एक तोहफा दिया, एक बेनिफिट दिया, एक फायदा दिया, एक हमें मुनाफा हो गया, एक हमारी बचत हो गई। सरकार बोली बेटा ये जो तूने पंखा, टीवी, बिजली, एसी और रॉ मटेरियल खरीदा है, जो तू बेच रहा है, उसके लिए तूने जो भी खरीदारी करी है उसमें जो तूने जीएसटी पे करी है वो वाली बेटा माइनस कर ले। हमने कहा अरे वाह, हमने तो 5 रुपए जीएसटी के पे करे थे जब हमने ये सब कुछ खरीदा था। तो 18 माइनस 5 बचे हुए 13 रुपए ही केवल हमने सरकार को जाकर जमा करने हैं। तो वो 13 रुपए हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा। अब यहां इस सिस्टम में दो बड़ी समस्याएं, इस वाले सिस्टम में दो बड़ी समस्याएं। दोस्तों पहली समस्या है कॉस्टली गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होते हैं कॉस्टली गुड्स एंड सर्विसेज? इमेजिन करिए दोस्तों कि आप भी 100 रुपए का सामान 118 में बेच रहे हैं और कोई पड़ोस दुकानदार है वो 100 रुपए का सामान 118 की जगह 100 रुपए में बेच रहा है। आप जरा ग्राहक के एंगल से सोचिए। मैं एक सामान्य ग्राहक हूं, मैं एक दुकान में गया और मैंने पूछा ये रिमोट कितने रुपए का है? दुकानदार बोला भाई साहब देखो 100 रुपए का है, 18 रुपए जीएसटी, 118 दे दीजिए। मैंने बोला चलो अभी आती हैं। भाई कॉमर्स का बालक चारों तरफ पता करके तो जाएगा। तो हम दूसरी दुकान में घुस गए। हमने दूसरी दुकान को जाकर पूछा कि ये कितने रुपए का दोगे? उसने कहा 100 रुपए का देंगे। हमने कहा क्यों, तुम्हारे पास जीएसटी नहीं है? बोला अब हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है रखा ना, हमारा टर्नओवर इतना कहाँ, तो जब हमारे ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं तो हम तो 100 रुपए का बेचते हैं। अब सोचिए ग्राहक के एंगल से, मुझे तो रिमोट कंट्रोल से मतलब है। मैं बटन दबाऊं मेरा कैमरा ऑन हो जाए, मैं बटन दबाऊं मेरा कैमरा ऑफ हो जाए, मुझे इतनी सी तो आवश्यकता है। क्या करूंगा मैं वो जीएसटी वाला कागज लेकर के? याद रखिएगा यहां पर कोई बेईमानी नहीं हो रही है। वो जो दुकान नंबर 2 है जिसमें 100 रुपए का सामान 100 रुपए में मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसका टर्नओवर शायद 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख को क्रॉस कर ही नहीं रहा। उसकी लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। तो जब लाइबिलिटी नहीं है तो वो मेरे से जीएसटी के पैसे कैसे वसूलेगा? उसने 100 रुपए का रिमोट मेरे को 100 रुपए में बेच दिया और मैं बाहर आके पिछली दुकानदार को दूर से दिखा रहा हूं, देख भाई 118 का माल अपन 100 में ले आए। अब आप सोचिए समस्या क्या हो गई कि भारत में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत व्यापारी आज भी ऐसे ही हैं जो जीएसटी के बाहर हैं। तो आप सोचिए कि वो सामान जो, पता है जो ग्राहक है ना, वो 100 का माल 150 में खरीद लेगा, लेकिन उसे जीएसटी पेन लगता है। उसे जीएसटी खरीदने में, जीएसटी पे करते समय दर्द ही आता है उसको। आप 50,000 रुपए का एसी खरीदने को तैयार होंगे, लेकिन अगर दुकानदार ने बोला साहब 50,000 का एसी है, 5,000 का जीएसटी है, तो आदमी को 5,000 में आफत आती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी जमाने में दोस्तों सिनेमा हॉल में ऐसा होता था कि 3D वाले चश्मे के पैसे अलग से देने पड़ते थे। अब आजकल तो ज्यादातर जगह पैकेज हो गए। पहले 300 रुपए का टिकट खरीदिए सिनेमा का, फिर 30 रुपए चश्मे के दीजिए। तो हमें 300 रुपए टिकट के देने में कोई दर्द नहीं होता था, वो 30 रुपए चश्मे के देने में दर्द होता है। आप सब जानते हैं 25,000 रुपया की मॉल में शॉपिंग करने के बावजूद 10 रुपया का वो थैला खरीदने में लोगों को आफत आती है। ये बस आप जानते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई एम सेइंग कि पहले एक प्रॉब्लम ग्राहक के एंगल से देखें कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं दोस्तों वो कॉस्टली हो जाते हैं एज कंपेयर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर? पक्का? और दूसरी जो प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की। ये क्या प्रॉब्लम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की प्रॉब्लम है व्यापारी के एंगल से कि जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर हो जाता है उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन का पल पल कागज पर लिख रहा हूं। क्या क्या बेचा, कब कब बेचा, कितना बेचा, क्या क्या खरीदा, कितना रहा, कितना चूहे खा गए, कितना खो गया, कितना आ गया। जीवन का तो पूरा लेखा जोखा इतने खतरनाक तरीके से अकाउंटेंसी करनी पड़ती है कि व्यापारी कहता भैया हम तो छोटे आदमी बढ़िया थे, इतना पैसा तो हमारा बुक कीपिंग में चला जाता है, जितने तो कमाते नहीं। दर्द समझे आप? अब इस दर्द की वजह से, इस परेशानी की वजह से वो जो व्यापारी था वो आंसुओं से रो रहा था। कौन? दुकान नंबर 1, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड बेचारा, सारा रिकॉर्ड बनाता है वो, और ग्राहक उसके पास जाता नहीं, बगल वाली दुकान से सामान खरीद के हट लेता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, आपको बेहद फायदा होगा। अब जब दुकानदार बहुत रोया
रोता ही रहा, लगातार रोता रहा, तो उसकी आंसुओं से ऐसे पानी सा भरने लगा चारों तरफ, झरना सा, नदी सा, तालाब सा। भगवान को ऊपर से दिखाई दी ये नदी कहां से बहने लगी नई सी, यहां से तो हमने कोई प्लानिंग करी नहीं थी। सुनिएगा ध्यान से, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा। व्यापारी का दुख सोचिए। वो कह रहा है एक तो मैं जीएसटी कंप्लाइंट हूं, सरकारी सिस्टम फॉलो करता हूं, और मेरे को ये दो समस्याएं होती है। मेरा ग्राहक कहता है मेरा सामान महंगा है, और मेरा ग्राहक कहता है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो इतने, मतलब मैं खुद देखता हूं कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कितने ज्यादा बनाने पड़ते हैं। अब इसके दुख को देखकर भगवान प्रकट हो गए, और भगवान आके कहने लगे, हे व्यापारी तू क्यों दुखी है, बता क्या हुआ तुझे। वो बोला, हे भगवान धन्यवाद आपका, आप पधारे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो सरकार समझेगी, तुम कहां समझोगे। भगवान बोले, बेटा बता तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो व्यापारी ने ये दो प्रॉब्लम बताई। भगवान बोले, अरे ऐसी क्या बात करता है, इन दोनों समस्याओं का तो बेटा भारतीय सरकार ने सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप इन दो समस्याओं से हटना चाहते हैं, अगर आप इन दो समस्याओं से बचना चाहते हैं, अगर आपको आंसुओं की नदियां नहीं बहानी है, और आप इन दोनों समस्याओं का इलाज एक आवाज में चाहते हैं, तो वो है कंपोजिशन स्कीम, जो ये वाली है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वो तो छोड़ो क्या होता है, लेकिन आप डायलॉग कंटिन्यू करिए जो व्यापारी और भगवान के बीच में चल रहा है। अब वो व्यापारी भगवान के पास आया और भगवान से बोला, देखो भगवान जी वो जो आप बता रहे थे सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या है। भगवान बोले, बेटा इन दोनों समस्याओं का इलाज हो जाएगा, तू मुझे बता, तू उसके बदले हमें क्या देगा। व्यापारी बोला, अरे बताओ कितने का प्रसाद चढ़ा दूं, मैं तो ये कर लूंगा। भगवान बोले, बेटा देख बात सुन, तू ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तू थोड़े से पैसे ग्राहक से मत लियो ना, खबरदार जीएसटी सरकार ग्राहक से ली तो 100 के ऊपर 18 रुपए कस्टमर से मत लियो बेटा, 1-2 रुपए तू अपनी जेब से दे देगा सरकार को। व्यापारी बोला, हाँ हाँ दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। सरकार कह रही है, भगवान कह रहे हैं, सिस्टम कह रहा है कि अगर इन दोनों समस्याओं का इलाज चाहिए, अगर इन दोनों समस्याओं का इलाज चाहिए, तो रूल क्या है। रूल कहता है कि अगर आप कस्टमर से 18 रुपए लेना नहीं चाहते क्योंकि सामान महंगा हो रहा है, तो आप अपनी जेब से थोड़े बहुत पैसे दे दोगे, थोड़े बहुत पैसे, थोड़े लिटिल विस लिटिल। व्यापारी कहता है, चल यार दे देंगे, इन दोनों पापों से तो मुक्ति मिलेगी, इन दोनों टेंशनों से तो दूर होंगे, इन दोनों समस्याओं से तो बाहर आएंगे। ठीक है सर, मेरी बात सुनते रहिएगा ध्यान से। भगवान बोले, फिर एक काम कर, ये जो तूने कस्टमर से सेल टैक्स लेता है ना तू, वो लेना बंद कर दे आज से, बिल्कुल नहीं लेना है। कोई कस्टमर से तू जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा, और जब कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करेगा तो परचेज वाला टैक्स माइनस करने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। कोई परचेज टैक्स माइनस नहीं होगा। जैसे यहां पर सेल वाला टैक्स हमने कस्टमर से लिया था लायबिलिटी के रूप में, परचेज वाला टैक्स हमने माइनस करा था बेनिफिट के रूप में, और बची हुई लायबिलिटी हम सरकार के पास जमा करा रहे थे। यहां ऐसा कुछ झंझट ही नहीं है, ना कस्टमर से जीएसटी लेनी, ना अपने सिर पर अकाउंटेंसी का टेंशन होगा। बिल के अंदर जीएसटी दिखाने का कलेश ही खत्म, जब जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहे तो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, होता है दोस्तों, ऐसे ही होता है। बस आपको यह करना पड़ता है दोस्तों, इसके बदले आपको अपनी सेल का सम परसेंट, भाई मैं क्यों बताऊं 1% है, मैं क्यों बताऊं, कुछ जगह 1% है, कुछ जगह 5% है, सर्विस में 6% है, अभी हम नहीं जानते, परसेंटेजेस में हमें नहीं पढ़ना। सेल का सम परसेंटेज, सेल का सम परसेंटेज सेलर पे फ्रॉम ओन पॉकेट। अब आप जरा सोचिए, थोड़ी जड़ तक जाइए। देखिए, मैं पिटे पिटाए परंपरा को फॉलो नहीं करना चाहता। वही किताबी ज्ञान, किताबी रूल समझने में तो 10 मिनट लगते हैं, अगर आपको गंभीर तरीके से फंडामेंटल आपके क्लियर है। अब आप जरा कंपैरिजन करिए, ना कोई लायबिलिटी इधर, ना कोई एसेट इधर, ना कोई प्लस इधर, ना कोई माइनस इधर, ना कस्टमर से जीएसटी लेना, ना उसका हिसाब रखना, अकाउंटेंसी की तो टेंशन ही खत्म हो गई। इसके बदले बस कितना चढ़ावा चढ़ा, सम परसेंटेज। सर ये सम परसेंटेज कितनी होती है, 1%, ज्यादातर जगह, कुछ जगह 5%, कुछ जगह 6%। कम से कम ये वाले कलेश तो बच गए। 28% जीएसटी, 18% जीएसटी, 12% जीएसटी, 5% जीएसटी। यहां क्या कह रहा है, 1%,
लेकिन बेटा ये याद रखना, ये अपनी पॉकेट से देना है व्यापारी को। अपनी पॉकेट से। कस्टमर से खबरदार, जो तुमने जीएसटी वसूल करी यहां पर कुछ ले मत लेना कस्टमर से। तो यहां पर 100 का सामान 100 का ही रहा। अब कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। यहां 100 रुपए का सामान था, 18 रुपए कस्टमर से लिए थे, 5 रुपए आपने परचेज वाले माइनस करे थे, 13 रुपए आपकी लायबिलिटी थी, ठीक। और 13 रुपए की लायबिलिटी जमा करने के लिए 13 करोड़ का झंझट, मतलब टेंशन, स्ट्रेस यहां आई। 100 रुपए का सामान 100 रुपए का बेचा, 18 कलेक्ट करने का कलेसी खत्म, 5 रुपए माइनस करने का कलेसी खत्म। फॉर एग्जाम्पल 1% सरकार मांग रही है, 100 का 1%, 1 रुपया जमा कर दिया सरकार को, बात खत्म। ये क्या है? ये है तोहफा जो सरकार ने हमें दिया। ये क्या है? कंपोजिशन स्कीम। और सच बताऊं तो ये छोटे व्यापारियों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। असली बात बताऊं तो ये रूल सबके लिए है, लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम केवल छोटे व्यापारियों के लिए है। अब छोटा व्यापारी किसे कहते हैं? कुछ राज्यों में 1.5 करोड़ को छोटा व्यापारी बोलते हैं, 1.5 करोड़ तक। कुछ राज्यों में 75 लाख तक, सर्विस सेक्टर में 50 लाख तक। वो उसमें हमें नहीं जाना दोस्तों, वो सब बातें बिल्कुल सिंपल हैं, वो ज्यादा आसान है समझना। छोटा व्यापारी कौन, उस पर भी वीडियो बना देंगे अलग से, उसमें क्या है। ये समझो आप, ये है मुख्य मुद्दा कि जो छोटा व्यापारी है दोस्तों, वो कहां से अकाउंटेंट हायर करेगा, कैसे सॉफ्टवेयर्स की पेमेंट करेगा, कहां जाकर ऑडिट करवाएगा, हर महीने जीएसटी रिटर्न भरेगा, बड़े कलेश हैं इधर। तो छोटे व्यापारी को केवल ये राहत दी गई है कि आप चाहें तो यहां आ जाइए। बड़े व्यापारी के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, बड़े व्यापारी के पास यही वाला ऑप्शन है। अब बाकी मैं इससे ज्यादा इनके आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता कि भाई दूसरे स्टेट में माल बेचोगे तो ये नहीं मिलेगा, 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जाएगा तो ये नहीं मिलेगा। देखो ये तो हमेशा है ही, ये कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो रूल का मैटर है, वो अलग से देख लेंगे कभी। आज मेरा मुद्दा ये था कि मैंने नोटिस किया मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दर्द रहता है कि वो गंभीरता से लॉजिक नहीं समझ पा रहे। कंपोजिशन आई तो वो क्यों आई, है ना, कंपोजिशन है तो वो क्या है, ये मेन लॉजिक था। अब एक और बात बस मैं आज की वीडियो में कवर करना चाहता हूं कि कौन सी स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है। देखो, अगर तुम्हारी परचेज बहुत है तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अगर आपकी परचेज बहुत कम है तो माइनस वाला टैक्स तो बहुत कम है ही, या है ही नहीं, होता ही नहीं ज्यादा, तो आप इसमें रहिए। व्यापार कम है आपका, नया व्यापार है, छोटा व्यापार है, इसमें रहिए, क्या जरूरत है उसमें जाने की। इसमें नॉर्मल वाले में हर महीने टैक्स रिटर्न जाता है, इसमें तो क्वार्टरली पेमेंट होती है और साल में एक बार रिटर्न चला जाता है ना। थोड़े से इसके अपने नुकसान है उसके अपने नुकसान है, बस मेजर डिफरेंस मैंने आज आपको बताया, बाकी सब हमारे कोर्स में है ही। देखिए, टॉपिक फंडामेंटली क्लियर हो चुका है, फिर भी इसके बाद आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में, कॉन्सिक्वेंट रिलेशंस में या कंटिन्यूएशन में कुछ और जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, हमारी टीम तक पहुंचा दीजिएगा, हम आप तक उसका वीडियो पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमसे, हमारी टीम से, हमारे चैनल से, हमारी कोचिंग से, हमारे संस्थान से। जॉइन CFM, बी स्किल्ड, बी अप्रूव्ड।